पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण मई 2022 को देखा था और इस वीडियो में हम लोग जून महीने को देखेंगे। तो जून महीने का प्रतियोगिता दर्पण यदि आप देखिएगा तो उसका जो पहला पार्ट है राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसका पहला क्वेश्चन है नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन। यदि हम लोगों को याद होगा तो 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। संग्रहालय हम लोग समझते हैं कि संग्रह का मतलब होता है एकत्रित करना, आलय मतलब होता है घर, यानी एक ऐसा घर जिसमें कुछ चीजों को संग्रह किया जाता है। और इस संग्रहालय में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनके उपलब्धियों को संग्रह किया गया है। तो इसमें पहले शब्द को ध्यान में रखना है कि ये जो संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय का जो उद्घाटन हुआ है वो किस शहर में हुआ है, तो उस शहर का नाम है नई दिल्ली। दूसरा, इसमें हम लोग से पूछा जा सकता है कि किस तिथि को इसका उद्घाटन हुआ। यदि हम लोग बीपीएससी के ट्रेंड को देखेंगे तो बीपीएससी में अक्सर डेट भी पूछा जाता है। तो 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया। और 14 अप्रैल एक विशेष दिन है भारत के लिए, क्योंकि उस दिन हमारे अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ऐसा नहीं है कि पहले संग्रहालय नहीं थे, पहले भी संग्रहालय थे, लेकिन उसमें केवल 3 मूर्ति भवन सम्मिलित था। हम लोग जानते हैं कि जो 3 मूर्ति भवन है वो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी का आवास था, लेकिन अब यह किया गया है कि 3 मूर्ति भवन और साथ में एक नवनिर्मित भवन, इन दोनों को सम्मिलित करके एक प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है। यानी कि 3 मूर्ति भवन को उसमें सम्मिलित किया गया है और साथ में एक और आवास बनाया गया है और उसको एक प्रधानमंत्री संग्रहालय का रूप दिया गया है। एक प्रश्न और आता है कि यदि कभी एग्जाम में पूछा जाए कि 3 मूर्ति भवन किसका आवास था, तो उसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आवास। तो इससे एक क्वेश्चन नई दिल्ली का पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है कि किस डेट को हुआ, तो 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल क्यों फेमस है, तो अंबेडकर जयंती के कारण। और तीसरा कि ये जो संग्रहालय है इसमें कौन कौन से भवन सम्मिलित है, तो एक है 3 मूर्ति भवन और एक साथ में जो नया भवन बनाया गया है। इतना ही इस क्वेश्चन से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रतियोगिता दर्पण का अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का परीक्षण। यहां पे डीआरडीओ ने, हम लोग डीआरडीओ के बारे में जानते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके मुख्य अभी जी सतीश रेड्डी हैं। तो डीआरडीओ ने एक एंटी टैंक मिसाइल बनाया है। यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेलिना जो है वो कैसा मिसाइल है, तो वो आंसर होगा एंटी टैंक मिसाइल, यानी कि एक ऐसा मिसाइल जो टैंक को नष्ट करेगा। एक ऐसा मिसाइल हेलिना है जो टैंक को नष्ट करेगा। ये किसने बनाया है, तो डीआरडीओ ने बनाया है। अक्सर हम लोग देखते हैं जो मिसाइल्स होते हैं वो डीआरडीओ ही बनाती है। तो एंटी टैंक मिसाइल हेलिना को डीआरडीओ ने बनाया है। वो एक स्वदेश निर्मित, यानी कि हमारे देश में ही बना हुआ ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। गाइडेड का मतलब ये होता है कि उसे कहीं भी बैठ के ऑपरेट किया जा सके। उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर है
कि उस सॉफ्टवेयर के मदद से आप कहीं भी बैठ के उस मिसाइल को फायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा हेलिना क्या है, तो हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी कि एक ऐसा मिसाइल जो टैंक को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, ये झारखंड से संबंधित एक क्वेश्चन था कि देवघर के त्रिकूट पहाड़ियों में रोपवे हादसा हुआ। अप्रैल मई महीने में हुआ था कि देवघर में एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है त्रिकूट पहाड़। अगर उस त्रिकूट पहाड़ पे हम लोग जाते हैं तो रोपवे के मदद से जा सकते हैं। तो हुआ क्या था कि वो रोपवे बीच में टूट गया था, कुछ लोग उसमें मर गए थे। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि त्रिकूट पहाड़ी कहाँ है, तो इसका आंसर होगा देवघर। और देवघर कहाँ है, झारखंड में है। तो देवघर के त्रिकूट पहाड़ी में रोपवे हादसा हुआ है। और इसी त्रिकूट पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है चंदन नदी। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि चंदन नदी किस पहाड़ी से निकलती है, तो उसका आंसर होगा त्रिकूट पहाड़ी। और यही चंदन नदी त्रिकूट पहाड़ी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। यहाँ पे जो ये है ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे केवल होगा कि देवघर के त्रिकूट पहाड़ियों में रोपवे हादसा हुआ है, और इससे ज्यादा इसमें कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अगर हम लोग ध्यान दे तो अक्सर पेपर में एक शब्द आता है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ, एन से होता है नेशनल, डी से होता है डिजास्टर, आर से होता है रैपिड, और ये होता है फोर्स। अगर हम लोग पेपर में देखेंगे तो अक्सर एनडीआरएफ का जिक्र होता है। ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है भारत सरकार की, जहां पे कहीं भी आपदा होता है, जैसे भूकंप आया या बाढ़ आ गई या रोपवे हादसा हो गया, तो वहां पे ये एनडीआरएफ सबसे पहले जाके सुरक्षा प्रोवाइड करता है। तो ये एनडीआरएफ के बारे में भी जानना है कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है। ये एक पैरामिलिट्री है, अर्ध सैनिक बल है ये। और जब ये जो त्रिकूट पहाड़ी पे जो हादसा हुआ था उसमें इसने मदद किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 4 वर्ष तक और जारी रहेगा। यहां पे हम लोग को ध्यान रखना है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में। नरेंद्र मोदी ने 2018 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की थी, जो 2022 तक के लिए थी, लेकिन उसे 2022 से 2026 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ ये जानना है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2022 से 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, और इसमें और भी कुछ ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, प्रतियोगिता दर्पण एक ऐसा पुस्तक है जिसे अगर हम लोग सालों भर फॉलो करें तो भारत का कोई भी जो प्रारंभिक एग्जाम है उसमें करंट अफेयर्स में मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। लेकिन उस किताब को पूरी तरह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसमें से उन्हीं चीजों को निकालना है जो हम लोग के लिए आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण का जो समरी है उसे बनाया है और आप लोग के सामने प्रस्तुत हम लोग अभी कर रहे हैं। तो ये जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है वो 2026 तक के लिए आगे बढ़ाया गया है। ग्राम स्वराज की जब बात हुई है, यानी कि गांव में स्वराज लाने की बात हुई है या वहां पे शासन प्रशासन लाने की बात हुई है, तो हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में एक डेट से संबंधित प्रश्न पूछता है, और वहां पे एक प्रश्न हम लोग से रह सकता है पंचायती राज दिवस, और पंचायती जो राज दिवस है वो 14 अप्रैल को है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, हम लोग ध्यान अगर दे तो हमारे जो सचिन तेंदुलकर हैं उनका जन्मदिन 24 अप्रैल 1973 को है। तो हम लोग इस तरह से इसे कोड कर सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर को पंचायती राज व्यवस्था में इंटरेस्ट है, और इसी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सचिन का जो जन्मदिन 24 अप्रैल है, तो पंचायती राज दिवस जो है
वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये एक कोड करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है नेशनल से। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगर इंटरनेशनल क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग को पाकिस्तान के घटनाक्रम पे हम लोग को ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि हम लोग अपने सिलेबस को देखें, बीपीएससी का सिलेबस हो या बिहार एसएससी का, अगर हम लोग सिलेबस देखते हैं तो उसमें है भारत और उसके पड़ोसी देश, यानी कि भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उनके विषय में भी हम लोग को जानना आवश्यक है और उसके घटनाक्रम को भी जानना हम लोग के लिए आवश्यक है। जैसे कि पाकिस्तान, वहां पे अभी एक सरकार परिवर्तित हुई है। जो इमरान खान की सरकार थी उसको अपदस्थ करके नवाज शरीफ के भाई की सरकार आई है। तो यहाँ पे जानना आवश्यक है कि ये किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन हुआ है तो क्यों हुआ है। तो यहाँ पे है कि इमरान सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के पश्चात शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो एक छोटा सा प्रश्न हो सकता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है। तो पाकिस्तान के अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो शहबाज शरीफ है, जो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। ये वही शहबाज शरीफ है जो पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है वहां के मुख्यमंत्री भी थे। और कल की जो घटना है उसी पंजाब प्रांत में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं इसी शहबाज शरीफ के पुत्र बने हैं। तो इमरान सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ और शहबाज शरीफ जो हैं वो नए प्रधानमंत्री बने हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, पाक संसद ने असेंबली में, यानी कि यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान रखना है असेंबली, यानी कि पाकिस्तान के संसद को क्या कहा जाता है। जैसे हम लोग के संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है, उसी तरह जापान के संसद को डाइट बोलते हैं। तो पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली बोला जाता है। ये एग्जाम में पूछता है। तो पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली बोला जाता है और इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान संसद ने असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के पश्चात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ पे एक शब्द ध्यान रखना है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये एक पार्टी का नाम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, नवाज मतलब नवाज शरीफ। यानी कि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि इमरान खान की जो सरकार है वो किस पार्टी से संबंधित है। तो यहाँ पे पार्टी भी महत्वपूर्ण है। हमारे पड़ोसी देश में एक पार्टी है और उस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, तो उस पार्टी का भी नाम जानना हमें आवश्यक है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि जो नवाज शरीफ के भाई हैं शहबाज शरीफ, वो किस पार्टी के हैं। तो उस पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ये जानना आवश्यक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उस पार्टी का नाम है और उसके प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि सरकार आखिर गिरी तो गिरी क्यों। हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में एक प्रांत है बलूचिस्तान, उसमें एक पार्टी है बलूचिस्तान पार्टी, जो बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराने के लिए काम करती है। उस पार्टी को समर्थन इमरान खान का मिला हुआ था, लेकिन जब इमरान खान की पार्टी से ये बलूचिस्तान पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया तो वो सरकार गिर गई। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि बलूचिस्तान अवाम पार्टी का समर्थन वापसी एक कारण है। दूसरा कारण है कि सेना का समर्थन नहीं मिला। हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान लोकतांत्रिक रूप से एक फेल्ड नेशन है और वो सेना के समर्थन से चलता है। जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को सेना का समर्थन नहीं मिलता है तो सरकार अस्थिर हो जाती है। यही कारण है कि सेना का समर्थन नहीं मिलने के कारण भी हमारी जो इमरान खान की सरकार है वो गिरी है। तीसरा है कि जो पाकिस्तान का रुपया है उसमें भारी गिरावट आ गई। पूरे दुनिया में सामान्यतः देखा जाता है कि डॉलर से किसी देश की करेंसी की तुलना की जाती है और यदि डॉलर के मुकाबले करेंसी का जो मूल्य है वो गिरता जाता है तो माना जाता है कि देश में महंगाई आ रही है
और उस देश का करेंसी कमजोर हो रहा है। तो महंगाई आने के कारण उसका जो पाकिस्तान का जो रुपया है उसमें भारी गिरावट आया, जिसके कारण पेट्रोल का दाम बढ़ा, महंगाई बढ़ी और जनता विरोध पे उतर आई। ये सभी कारण थे इमरान खान के सरकार के अपदस्थ होने में। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम लोग पीटी के लिए जान सकते हैं कि पाकिस्तान में जो अभी राष्ट्रपति हैं उनका नाम है आरिफ अलवी, उनका नाम है आरिफ अलवी, और इमरान खान की पार्टी का नाम था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी इमरान खान की पार्टी का नाम था। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल क्वेश्चन है श्रीलंका संकट। लगातार हम लोगों ने देखा है कि श्रीलंका में किस प्रकार से आर्थिक दिवालियापन आया, वहां के राष्ट्रपति को देश से भागना पड़ा। चूंकि ये जून महीने का प्रतियोगिता दर्पण है तो फिलहाल उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका में जैसे कि हम लोग 1947 को आजाद हुए थे अंग्रेजों से, तो श्रीलंका भी अंग्रेजों से आजाद हुई थी 1 वर्ष के बाद 1948 को। उसके बाद वहां की सरकार ने उसे टूरिज्म के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया और जो मसालों की खेती भी वहां काफी बड़े पैमाने पे होती है। हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका का भारत से एक घनिष्ठ संबंध है, लेकिन साथ में यदि हम लोग निकट में देखें तो पिछले 20 वर्षों में एक परिवार है राजपक्षे परिवार, उस परिवार का श्रीलंका पे कब्जा रहा है और उसी परिवार के भ्रष्टाचार के कारण आज श्रीलंका परेशान है। तो यहाँ पे हम लोग देखना है कि फिलहाल जो राष्ट्रपति थे गोटाबाया राजपक्षे वो देश छोड़ के चले गए हैं। उनसे पहले वहां के प्रधानमंत्री थे महिंद्रा राजपक्षे, यानी कि एक परिवार है राजपक्षे परिवार जो पिछले 20 वर्षों से वही प्रधानमंत्री रह रहा है और वही राष्ट्रपति रह रहा है। किसी अगर बड़ा भाई राष्ट्रपति है तो छोटा भाई प्रधानमंत्री है। तो हालिया घटनाक्रम में हम लोग देखेंगे कि पहले प्रधानमंत्री थे महिंद्रा राजपक्षे, इन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे वहां के प्रधानमंत्री बने। और गोटाबाया जो राजपक्षे हैं, गोटाबाया राजपक्षे जिन्होंने कभी लिट्टे जो वहां की एक पार्टी थी जो तमिल के अगेंस्ट काम करती थी, उसे खत्म करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने थे। और आज के घटनाक्रम में अगर हम लोग देखें तो गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा देके सिंगापुर की शरण ले लिए हैं। महिंद्रा राजपक्षे पहले से ही इस्तीफा दिए हुए हैं। और अभी का घटनाक्रम अगर हम लोग देखते हैं तो जो अभी के प्रधानमंत्री थे रानिल विक्रमसिंघे, वो गोटाबाया समर्थित माने जाते हैं और रानिल विक्रमसिंघे आज राष्ट्रपति बन गए हैं। ये घटनाक्रम है श्रीलंका का। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये सभी जो हुआ है वो हुआ तो क्यों हुआ और इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा। तीसरा प्रतियोगिता दर्पण का प्रश्न है कि यूएस और इंडिया, यहां पे एक शब्द छुटा हुआ है आई। इंडो यूएस एक वार्ता होता है, इंडो यूएस 2+2 वार्ता होता है और इस 2+2 वार्ता में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री प्रत्येक वर्ष पिछले 4 वर्षों से सम्मिलित हो रहे हैं। तो इसमें हम लोग को जानना है कि ये जो 2+2 वार्ता है, ये 2+2 वार्ता है क्या। हम लोग को ये समझना है कि फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के और इंडिया के प्रति वर्ष सम्मिलित होते हैं। इस वर्ष जो चौथा 2+2 वार्ता है वो वॉशिंगटन में संपन्न हुआ है और उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर जो अभी राजनाथ सिंह हैं
वो सम्मिलित हुए हैं। तो इसमें साथ में ये देख लेना है कि अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है। तो अमेरिका के विदेश मंत्री एटनी है और रक्षा मंत्री लॉयड है। नाम तो इनका लंबा चौड़ा है, लेकिन हम लोग को बस याद रखना है विदेश मंत्री में एटनी का नाम और रक्षा मंत्री लॉयड का नाम हम लोग को याद रखना है। ये प्रतिवर्ष भारत और अमेरिका के बीच ये 2+2 वार्ता होती है और इस बार वॉशिंगटन में हुआ है। और इस वार्ता में भारत ने 2017 नहीं, यहां पे गलत लिखा हुआ है, 2070 में तक कहा है कि वो अपने कार्बन उत्सर्जन को 0 पे ले आएगा। यानी कि अभी जो भारत का कार्बन इमिशन है उसे 0 पे लाएगा। अब ये 0 पे कैसे लाएगा? यदि भारत सौर ऊर्जा पे, पवन ऊर्जा पे या जल ऊर्जा पे अपने आप को शिफ्ट करता है तो भारत का जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम होता जाएगा और भारत का लक्ष्य है 2070। इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को 0 कर देगा। तो भारत कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को 2070 तक 0 कर देगा। ये एक क्वेश्चन बनेगा और ये जो घोषणा हुई है ये 2+2 वार्ता में हुई है। अब अगला क्वेश्चन है कि जो नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा, शेर बहादुर देउवा की भारत में यात्रा हुई है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये हम लोग को जानना है। जब शेर बहादुर भारत में आए थे, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, जो मोदी और फ्रांस के प्रधानमंत्री के समर्थन से एक गठबंधन बना था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, उसमें ये सम्मिलित होने वाले एक नए देश है। तो उनका नंबर क्या है? तो 105 है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेड क्वार्टर है हमारे भारत में गुरुग्राम में है। अगर हम लोग से एग्जाम में पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेड क्वार्टर गुरुग्राम में है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। और अगर पूछा जाए कि नेपाल कितने नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का देश बना है, तो 105 हम लोग को जानना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि जो अभी तो हालांकि हमारे देश में जो राष्ट्रपति वो बदल गए हैं, लेकिन पहले जो राष्ट्रपति थे कोविंद साहब, उन्होंने तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड की यात्रा की है। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया का देश है और नीदरलैंड यूरोपियन कंट्री है। तो तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड की यात्रा की है। तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि ये जो नीदरलैंड है वहां पे एक ट्यूलिप गार्डन है। ये ट्यूलिप गार्डन काफी फेमस है नीदरलैंड में। तो जब वो राष्ट्रपति ट्यूलिप गार्डन गए तो वहां पे एक ट्यूलिप फूल का नाम इन्होंने मैत्री रखा है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब हैं, जब वो नीदरलैंड गए थे तो जो ट्यूलिप फूल का नाम इन्होंने रखा क्या? तो ट्यूलिप फूल का नाम इन्होंने मैत्री रखा है। और एक हम लोग जान सकते हैं कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। यहाँ पे महत्वपूर्ण सिर्फ है ट्यूलिप फूल का नाम रखा क्या है, तो ट्यूलिप फूल का नाम इन्होंने मैत्री रखा है। अब अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहली पूर्णतः निजी यात्रा। ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि किसी ने निजी यात्रा की है अंतरिक्ष में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि अंतरिक्ष में निजी यात्रा किस देश ने सबसे पहले की है और किसके मदद से की है। तो हम लोग एक व्यक्ति का नाम जानते हैं, एलन मस्क। इनका नाम हम लोग जानते हैं, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और इनकी एक कंपनी है स्पेस एक्स। इनकी एक कंपनी है स्पेस एक्स
जो अंतरिक्ष के लिए काम करती है। अभी इन्होंने घोषणा किया था कि मैं ट्विटर खरीदूंगा, लेकिन इन्होंने ट्विटर खरीदने से फिलहाल इनकार कर दिया है। तो एलन मस्क की एक कंपनी है स्पेस एक्स, और उस स्पेस एक्स के मदद से पहली बार अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पूर्णतः एक निजी यात्रा संपन्न हुई और 4 लोग वहां पे गए थे। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहली पूर्णतः जो निजी यात्रा हुई है वो किस कंपनी के मदद से हुई है। तो कंपनी का नाम हम लोग को याद रखना है, स्पेस एक्स। इसके मालिक एलन मस्क हैं, जो दुनिया में सबसे अमीर आदमी है। अभी भारत में सबसे अमीर आदमी जो है, जो कभी मुकेश अंबानी थे, अब अडानी साहब हो गए हैं, जिनकी कंपनी का नाम फॉर्चून वगैरह। तो अडानी भारत के सबसे अमीर आदमी है, तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है एलन मस्क, जिनकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। उसके मदद से अंतरिक्ष स्टेशन पे यात्री गए हैं, वो पूर्णतः एक निजी यात्रा है। अगला हम लोग को यहां ध्यान रखना है कि जो स्पेस एक्स है, वो जो यात्रा हुई है कहां से हुई है, तो फ्लोरिडा से हुई है। ये नाम हम लोग को जानना है। अमेरिका में एक जगह है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा से यात्रा हुई है। और एक स्पेस स्टेशन है कैनेडी स्पेस स्टेशन, कैनेडी स्पेस स्टेशन से ये यात्रा हुई है। तो इतना सारा चीज हम लोग को जानना आवश्यक है, इससे ज्यादा हम लोग के लिए आवश्यक नहीं है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग जानते हैं कि रायसीना हिल पे भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। तो वहां पे पिछले 7 वर्षों से रायसीना संवाद किया जा रहा है। एक डिस्कशन होता है और उस डिस्कशन का नाम रखा गया है रायसीना संवाद। पिछले 7 वर्षों से हो रहा है और इस बार भी 7वां आयोजन हुआ है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि जो रायसीना संवाद है किनके मदद से होता है। तो रायसीना संवाद जो है भारतीय विदेश मंत्रालय और दूसरा थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक जो विदेश मंत्रालय है भारत का, उसके मदद से, और एक जो थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, उसके मदद से ये रायसीना संवाद किया जाता है। और ये जो रायसीना संवाद है, इसमें जो अतिथि थे उनका नाम है उर्सुला। ये नाम जानना आवश्यक है कि ये यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हैं। तो यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष है उर्सुला, वही हमारे अतिथि थे और ये अतिथि थे रायसीना संवाद के। अब इंटरनेशनल में एक क्वेश्चन है, मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ की भारत यात्रा। यहां पे जगन्नाथ गलत लिखा हुआ है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ की भारत यात्रा। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां पे उनका जो भाषा है उसमें बहुत बड़ा स्थान हमारे भोजपुरी का है, क्योंकि हमारे पूर्वांचल से बहुत सारे लोग गिरमिटिया मजदूर बन के कभी मॉरिशस में यात्रा के लिए गए थे और वहाँ मजदूर बनने के लिए गए थे, और वहीं से कुछ लोग वहाँ रह गए और उन्हीं में से कुछ गिरमिटिया मजदूर हैं प्रविंद जगन्नाथ, जिनका संबंध सीधा सीधा भारत से है। तो प्रविंद जगन्नाथ जो मॉरिशस के पीएम हैं, वो भारत की यात्रा पे आए और 2 जगह गए थे। एक गए थे गुजरात के जामनगर में और एक जगह गए थे गांधीनगर में। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। तो जामनगर गए थे तो इन्होंने एक आधारशिला रखी है और आधारशिला का नाम है सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, मतलब जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जैसे आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, इसे हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन कहते हैं। यूनानी, इन सभी चीज़ों को हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन कहते हैं। और उस ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला जामनगर में प्रविंद जगन्नाथ ने WHO के सहयोग से रखा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से एक ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला प्रविंद जगन्नाथ ने रखी है।
दूसरा, इन्होंने गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टर एंड इनोवेशन समिट में ये सम्मिलित हुए थे। तो ये दो प्रश्न हम लोग से पूछा जा सकता है। अब गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और हम लोग जानते हैं कभी ये हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की एमपी सीट थी, जो आज अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उनका एमपी सीट है ये गांधीनगर। तो ये क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है कि इमैनुअल, ये गलत लिखा हुआ है। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। पिछले बार भी इमैनुअल मैक्रोन ही राष्ट्रपति थे और इस बार भी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन निर्वाचित हुए हैं। दूसरा, इससे क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रांस की संसद, जैसे हम लोग पहले बात किए थे पाकिस्तान के संसद का क्या नाम है, तो नेशनल असेंबली। जापान के संसद के बारे में हम लोग बात किए तो फ्रांस के संसद का भी नाम नेशनल असेंबली है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रांस में अभी चुनाव हुआ और उसमें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन है म्यांमार से, जिसे कभी हम लोग बर्मा कहते थे और हमारे पूर्व का ये पड़ोसी देश है। उस म्यांमार की एक महिला है आंग सान सू की, जिन्हें कभी शांति का नोबेल प्राइज यानी शांति का नोबेल पीस प्राइज मिला था और इन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में 10 वर्ष की सजा हुई है। आंग सान सू की, हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेटिकली पाकिस्तान के तरह म्यांमार भी एक कंप्लीटली फेल्ड कंट्री है अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी। वहां डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, सेना देश पे कब्जा किए हुए रहता है। आंग सान सू की चूंकि एक लोकतांत्रिक पसंद महिला है, तो उनके आवाज को कहीं ना कहीं दबाने के लिए हो सकता है ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा के उन्हें पहले भी नजरबंद किया गया था और अभी भी इन्हें 10 साल के लिए नजरबंद करने का आदेश वहां की कोर्ट ने दिया है। और आंग सान सू की पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आंग सान सू की के पार्टी का नाम क्या है, तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि एक ऐसी महिला जिन्हें शांति का नोबेल प्राइज मिला, उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा। ये एक तरीका होता है तानाशाही व्यवस्था की। अगर तानाशाही व्यवस्था है तो वो लोकतंत्र को कभी भी पसंद करेगा नहीं। तो यहां पे हम लोग इस वीडियो में फिलहाल राष्ट्रीय और इंटरनेशनल को हम लोग देख लिए। एग्जाम में हम लोग अक्सर दिवस के विषय में देखते हैं और एक प्रश्न इससे रहता है। तो प्रतियोगिता दर्पण का जो अगला टॉपिक है दिवस के विषय में, तो A3 A4 लिखा हुआ, ए से हम लोग को समझना है अप्रैल के बारे में, ठीक है। तो और देखिए, कुछ दिवस ऐसा होगा जिसे याद करना होगा और कुछ दिवस को ऐसा होगा कि कोरिलेट करना होगा, जबरदस्ती किसी न किसी चीज से कोरिलेट करना होगा ताकि वो हमें याद रहे। जैसे कि पहला है कि हिंदी रंगमंच दिवस, यानी कि थिएटर डे के बारे में हम लोग को जानना है। हिंदी थिएटर डे के बारे में जानना है, ये अप्रैल में है। तो इसे कोरिलेट करना आसान नहीं है। तो फिलहाल हम लोग को ध्यान में रखना है कि अप्रैल महीना का जो भी महत्वपूर्ण दिवस है उसे जान लें। तो हिंदी रंगमंच दिवस हम लोग जान लिए कि 3 अप्रैल को, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी रंगमंच दिवस। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 4 का, ए से हम लोग को ध्यान रखना है, मैं बता दे रहा हूं कि ए से ध्यान रखना है अप्रैल। तो अप्रैल 4 को एक दिवस मनाया जाता है
खान जागरूकता हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस। खान जागरूकता यानी कि माइनिंग जो होता है उसमें जागरूकता लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए प्रत्येक अप्रैल के 4 तारीख को अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हमारे बॉलीवुड में एक मूवी आई थी यही माइनिंग से संबंधित, विशेष रूप से धनबाद बेस्ड वो मूवी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर थे, काला पत्थर। उसमें इसी खान से संबंधित जो समस्या है उसको दिखाया गया था कि किस प्रकार मजदूरों का शोषण होता है। यदि मालिक को पता भी है कि एक सीमा से अधिक मात्रा में माइनिंग यदि की जाएगी तो हो सकता है कि जमीन से पानी निकलने लगे या जमीन धंस जाए, और इसमें हमेशा हम लोग पेपर में देखते हैं कि मजदूरों की मृत्यु होती है। तो ये एक तरीका है एक सीमा से अधिक अमीर बनने के लिए गरीबों का शोषण करना। उन्हीं सभी चीजों से बचाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए 4 अप्रैल को खान जागरूकता दिवस पूरे दुनिया में मनाया जाता है। और अब ये जो एक छोटी सी स्टोरी है काला पत्थर के संबंध में, उससे किसी तरह से जोड़ लेना है कि काला पत्थर जो सिनेमा था वो अप्रैल 4 को रिलीज हुआ था। इसी कारण से अप्रैल 4 को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और इसी तरह से जोर जबरदस्ती करके दिमाग को यह समझा देना है कि अप्रैल 4 को खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और अप्रैल 4 को एक है समता दिवस। अब जैसे कि देखिए अभी अमीर और गरीब की बात हो रही है और प्रयास किया जा रहा है कि खान जागरूकता में समानता लाया जाए। जब अमीर और गरीब के बीच का जो सीमा है कम होगा तो समानता आएगा। तो कहीं ना कहीं ये समता दिवस की ओर हमें इंगित कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि समता दिवस बाबू जगजीवन राम की जन्मदिन है, और बाबू जगजीवन राम जो हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं उनका जन्म दिवस है 4 अप्रैल, जो हमेशा अपने जीवन में ये प्रयास किए कि जातियों के बीच समानता आए। इस कारण से उनके जन्मदिन को समता दिवस के रूप में देश मनाता है। ये जो जगजीवन राम थे हमारे भारत के रहने वाले थे। इन्हीं की पुत्री का नाम मीरा कुमार है, जो कभी IFS ऑफिसर भी थी, फिर लोकसभा की वो अध्यक्ष भी बनी, और उसके बाद पिछले बार 2017 में राष्ट्रपति चुनाव भी वो कांग्रेस की तरफ से लड़ी और हमेशा सासाराम से ये चुनाव लड़ती रही हैं। एक और 4 अप्रैल को जानना है राष्ट्रीय नौवहन दिवस। और ये राष्ट्रीय नौवहन दिवस जो है वो 4 अप्रैल को मनाया क्यों जाता है? वो इसलिए मनाया जाता है, आज से 150-200 साल पहले एक जहाज, आज से 150-200 साल पहले एक जहाज व्यवसाय के लिए मुंबई से इंग्लैंड का यात्रा किया था अप्रैल 4 को। इसी को ध्यान में रखते हुए 4 अप्रैल को राष्ट्रीय नौवहन दिवस मनाया जाता है। यानी कि भारत में पहली बार 4 अप्रैल को ही मुंबई से एक जहाज ब्रिटेन के लिए गया व्यवसाय करने के लिए। तो वो 4 अप्रैल का दिन था। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 4 अप्रैल को राष्ट्रीय नौवहन दिवस मनाया। यहां पे थोड़ा सा गलती हो गया है, 5 अप्रैल होगा। 5 अप्रैल विश्व समता दिवस है और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय नौवहन दिवस भी है। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 6 अप्रैल को है विश्व एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। हम लोग को ये जानना चाहिए कि 6 अप्रैल 1896 को यूनान के एथेंस से आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। मॉडर्न डेज में ओलंपिक खेल का आयोजन 6 अप्रैल 1896 को सबसे पहले किया गया।
यही कारण है कि प्रति वर्ष 6 अप्रैल को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। उसमें 2 शब्द जोड़ दिया गया है, विकास एवं शांति, यानी विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। ये ध्यान में हम लोग को रखना है। वैसे प्राचीन काल में यूनान में ऐसा माना जाता है कि 776 बीसी में सबसे पहले एथेंस में ओलंपिक हुआ था। फिर बीच में यूनान की व्यवस्था चरमरा गई और ओलंपिक रुक गया था, लेकिन फिर से ओलंपिक खेल की शुरुआत पूरे विश्व पटल पे 6 अप्रैल 1896 को हुई है। अगला टॉपिक है 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी डे, यानी कि अप्रैल 10 को होम्योपैथी डे पूरी दुनिया मनाती है। जर्मनी के एक रहने वाले व्यक्ति थे हैनीमैन, सैमुअल हैनीमैन। इन्हीं का जो जन्मदिन है, वो जन्मदिन होम्योपैथी डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और ये जर्मनी के रहने वाले थे, इसलिए ये जो होम्योपैथी विज्ञान है वो जर्मनी की देन है। और हैनीमैन के जन्मदिन पे 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है जिसके विषय में हम लोग ये जानते हैं ये काफी कारगर है। कोरोना पीरियड में जब एलोपैथी फेल हो गया था तो होम्योपैथी और आयुर्वेद ने काफी जान बचाया है। अगर हम लोग ध्यान दें तो होम्योपैथी की जो दुकानें होती हैं उनका नाम अक्सर हमें हैनीमैन के नाम पे देखने को मिलेगा। अब अगला है अप्रैल 11। हम लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उन्हीं की पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। तो उन्हीं के जन्म दिवस यानी 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। तो यदि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं तो राष्ट्रमाता हम लोग को मान लेना है कि कस्तूरबा गांधी हैं। तो मातृत्व दिवस कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और उनका जन्म दिवस है 11 अप्रैल। इसमें एक चीज छूट गया है, प्रतियोगिता दर्पण में नहीं था, वो भी दिवस एक इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 14 है अंबेडकर जयंती को, और हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ा है अप्रैल 14 को ही दिन 2022 को राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। 18 अप्रैल है विश्व विरासत दिवस। इसमें कुछ सीधा इसको याद कर लेना है, विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे। 21 अप्रैल जो भी यूपीएससी या बीपीएससी का तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, उन्हें जानना आवश्यक है, सिविल सर्विसेज डे। वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है, सिविल सर्विसेज डे। अब उसके बाद 2-3 डे ऐसा है जिसे हम अपने सुविधा के लिए कोरिलेट किए हैं, याद करने का प्रयास किए हैं। आप भी चाहिए तो उस आधार पे याद कर सकते हैं या अपना कुछ ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे है कि 23 अप्रैल विश्व कॉपीराइट डे। तो यहां पे हम लोग को नाम याद रखना है सचिन तेंदुलकर का। 24 अप्रैल इनका जन्म दिवस है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो देश के लिए काम देता है उसका जो बुद्धि है हम लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उनका मस्तिष्क वो क्रिकेट में लगे या पढ़ाई में लगे या खेल में लगे या राजनीति में लगे, अगर वो देश के लिए काम दे रहा है तो उसके मस्तिष्क को कॉपीराइट कर लेना आवश्यक है। तो हम लोग जानते हैं कि तेंदुलकर का जो जन्म 24 अप्रैल को हुआ था मुंबई में, तो इसको इस तरह से याद रखना है कि देश को पता था कि सचिन का जन्म होने वाला है, इसलिए उस पे कॉपीराइट करना आवश्यक है।
क्योंकि वो काफी बुद्धिमान है और उनकी जो बुद्धिमत्ता है वो क्रिकेट में काम आने वाली है। इसलिए विश्व कॉपीराइट डे हम लोग उनके जन्म से एक दिन पहले रखे हैं, 23 अप्रैल को। ये याद रखना है। कॉपीराइट उसी का किया जाता है, उसी प्रॉपर्टी का किया जाता है जो देश के काम आता है। सचिन अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, तो उनका कॉपीराइट करना आवश्यक था। इसी कारण 23 अप्रैल को कॉपीराइट डे मनाया जाता है। दूसरा, हम जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर कभी राज्यसभा के एमपी भी रहे थे 6 साल के लिए, 2012 से 2018 के लिए। और यहाँ पे हम लोग को ध्यान में ये रखना है कि सचिन ने एक गांव को भी गोद लिया था। साउथ का एक गांव था, शायद आंध्र प्रदेश का कोई गांव था, उसे गोद लिया था सचिन ने। और जब बात है गांव की तो पंचायती राज की बात की जाएगी ही, क्योंकि पंचायती राज का जब बात होगा तो गांव का बात होगा, गांव का बात होगा तो पंचायती राज का बात होगा। तो उनके जन्म दिवस पे पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब अगला है मलेरिया दिवस। यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब याद करने के लिए यहाँ पे जोर देना आवश्यक है कि सचिन के जन्म के अगले दिन उन्हें मलेरिया हो गया, तो 25 तारीख को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे हो सकता है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है, लेकिन बस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसे कोरिलेट किया गया है। किसी के भावना को आहत करना हम लोग का उद्देश्य नहीं है। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस। फिर हम लोग बात करेंगे जैसे कॉपीराइट किसका होगा, जो प्रॉपर्टी होगा, जिसका जो बुद्धि है, एक संपदा होगा। तो सचिन का जो टैलेंट था, जो प्रॉपर्टी था, वो हमारे लिए एक ऐसा था जो देश के काम आने वाला था। इसके कारण जैसे ही सचिन ठीक हुए तो अगले दिन उनकी बुद्धि को कॉपीराइट तो हम लोग कर ही चुके थे, इसलिए मलेरिया के अगले दिन विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस हम लोग मनाए हैं। उसके बाद 29 अप्रैल को है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि सचिन को डांस पसंद था, इस कारण अप्रैल में उनके जन्म दिवस के बाद डांस रखा गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को है। तो ये 5 दिन जो है हम लोग सचिन को ध्यान में रखते हुए याद कर सकते हैं। हम इसी तरह याद किए हैं, आपको जैसे ठीक लगे आप याद कर सकते हैं। अब एक टॉपिक है आहार 2022। अब ये आहार 2022 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और वो खाद्य और आतिथ्य का जो दिवस है, आयोजन है, वो नई दिल्ली में हुआ है। उसका नाम दिया गया है आहार 2022। अब अगला टॉपिक है तेग बहादुर के संबंध में। हम लोग जानते हैं सिख धर्म के जो 9वें गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर हैं। उन्हीं के पुत्र का नाम गुरु गोविंद सिंह है, जिनका जन्म पटना सिटी में हुआ था। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इधर देखा गया है कि पंजाब में गवर्नमेंट के प्रति, खासकर केंद्र सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त हुआ, क्योंकि एक बिल पारित हुआ था किसान के लिए। तो उस बिल को लेकर विशेष रूप से पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में केंद्र सरकार के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ। उसको ध्यान में रखते हुए उसके शांति के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु हैं, उनका 400वां प्रकाश पर्व मनाया है लाल किला पे। लाल किला पे क्यों मनाया गया है? क्योंकि इसी लाल किला पे कभी औरंगजेब ने तेग बहादुर के सर को कलम कर दिया, और जिस स्थान पे सर को कलम किया गया वहीं पे इनका 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया है। तो तेग बहादुर 9वें गुरु हैं सिख धर्म के, और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक है, जिनका जन्म तलवंडी में हुआ था। 9वें गुरु तेग बहादुर है, 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह है। खेल कूद में हम लोग को ध्यान रखना है एक स्क्वैश के बारे में। स्क्वैश एक गेम है जो भारत में उतना लोकप्रिय नहीं है, खासकर साउथ में खेला जाता है। एक रूम होता है और टेनिस जैसे हम लोग खेलते हैं, टेनिस ही खेला जाता है, लेकिन सामने में प्लेयर नहीं होता, उसके बगल में प्लेयर होता है।
और बॉल को मारा जाता है रैकेट से, जो बॉल रिटर्न होता है तो दूसरा जो अगेंस्ट प्लेयर है वो मारता है। तो स्क्वैश की जब बात आएगी तो एक महिला है दीपिका पल्लिकल, और ये दीपिका पल्लिकल जो है हमारे जो विकेटकीपर बैट्समैन है दिनेश कार्तिक, उनकी दूसरी धर्मपत्नी है दीपिका पल्लिकल। तो दीपिका पल्लिकल ने महिला युगल में गोल्ड जीता है जोशना के साथ, सिन्हा गलत लिखा हुआ है, जोशना के साथ महिला युगल में गोल्ड जीता है, और मिश्रित युगल में सौरभ घोषाल के साथ इन्होंने गोल्ड जीता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्वैश की प्लेयर है दीपिका पल्लिकल और जोशना प्लेयर है स्क्वैश की ही, और सौरभ घोषाल भी स्क्वैश के प्लेयर हैं। इन लोगों ने मिलकर गोल्ड जीता है, और दोनों गोल्ड दीपिका पल्लिकल ने किसी के सहायता से जीता है। अगर महिला युगल में इन्होंने जीता है तो जोशना के मदद से जीता है जो इनकी पार्टनर थी, और मिश्रित में सौरभ घोषाल के मदद से इन्होंने स्क्वैश में गोल्ड जीता है। अब अगला है महिलाओं का आईसीसी वर्ल्ड कप, और इसमें विजेता हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी कैनबरा है। आज तक वर्ल्ड कप में महिला वर्ल्ड कप में भारत ने कभी भी मैच को, जो फाइनल मैच है उसमें जीता नहीं है, लेकिन फाइनल में एक बार इन्होंने भारत पहुंचा था। तो 2022 का जो महिला वर्ल्ड कप हुआ था, 2022 का महिला वर्ल्ड कप जो हुआ है उसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा के, और आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था। एक कुश्ती के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। एशियाई कुश्ती उलान बटोर में हुई है, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, वहां कुश्ती हुआ है, और एकमात्र स्वर्ण जो है रवि दहिया ने जीता है। रवि गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, रवि इस तरह से लिखा था। रवि दहिया जो है उन्होंने एशिया का जो कुश्ती है उसमें एकमात्र गोल्ड जीता है। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एशियाई कुश्ती में कितना मेडल हम लोग को मिला है, तो 1 गोल्ड मिला है और 5 सिल्वर मिला है। ये 2 मेनली हम लोग को जानना जरूरी है। तो हम लोग को इकोनॉमी सेक्शन को देखने को मिलता है, यानी कि जो इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न है, बजट है, सर्वे है या कुछ और चीजें हैं, वो प्रतियोगिता दर्पण के पार्ट 3 में रहती है। तो इसमें एक क्वेश्चन है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के बारे में जानते हैं हम लोग कि भारत का प्राइवेट में सबसे बड़ा बैंक है। जैसे कि स्टेट बैंक सेमी गवर्नमेंट में सबसे बड़ा है, तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का एचडीएफसी में विलय हो गया। एक एचडीएफसी लिमिटेड थी, तो उस एचडीएफसी लिमिटेड का कंप्लीटली एचडीएफसी में विलय हो गया है। ये प्रश्न बैंकिंग का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा जा सकता है। अगला एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि भारत पे विदेशी भार, भारत का जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो कितना है, तो लगभग 615 अरब डॉलर। ये प्रति महीना बदलता रहता है। तो जून महीने का जो प्रतियोगिता दर्पण है उसके अनुसार जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो 615 अरब डॉलर है भारत का। अक्सर ये एग्जाम में पूछता नहीं है क्योंकि ये हमेशा बदलता रहता है। तो फिलहाल हम लोग को ये जानना है कि लगभग 600 अरब डॉलर हमारे पे विदेशी ऋण है। अब अक्सर हम लोग पेपर में पढ़ते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन मेंस में या इंटरव्यू जैसे बीपीएससी या यूपीएससी में होता है उसमें पूछा जा सकता है कि ये सूचकांक है क्या और इसका आम जनजीवन पे या भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले हम लोग देखेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि कंज्यूमर
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI। ये जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये बताता है मुद्रास्फीति के बारे में यानी कि इन्फ्लेशन के बारे में, यानी कि महंगाई के बारे में, यानी कि खुदरा महंगाई जो भारत की है, जो रिटेल इन्फ्लेशन है, उसके विषय में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बताती है। यानी कि एग्जाम में यदि पूछा जाए कि खुदरा महंगाई के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जानते हैं। और दूसरा जानना हम लोग को ये है कि एक मंत्रालय है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय, कार्यक्रम होगा यहाँ पे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा ये जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो निकाला जाता है। और अभी फिलहाल प्रतियोगिता दर्पण जून के अनुसार जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI है वो 9.5 है, यानी कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक फिलहाल 9.5 है। और इससे खुदरा मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग जान सकते हैं। और ये प्रति माह निकाला जाता है। इसका जो बेस ईयर है वो 2022 है। ये 2022 क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि जैसे कि मान लिया जाए कि आम है, आम एक फल है, अगर इसका रेट 2012 में 10 रुपए पर केजी था और आज है 2022, उस समय यदि रेट 100 रुपए है, या इसको हम लोग ऐसे समझें 20 रुपए है, 20 रुपए पर केजी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अपने बेस ईयर से यानी आधार ईयर से आम की कीमत दुगनी हो गई है, यानी 100% इसका कीमत बढ़ गया है। यानी कि आम में 100% का इन्फ्लेशन आया है। और ये इन्फ्लेशन अक्सर जो वस्तु या सेवा का निकाला जाता है 2012 के साल से निकाला जाता है। 2012 के साल में यदि किसी वस्तु का कीमत 10 रुपया है और आज 20 रुपया हो गया तो इन्फ्लेशन हो गया 100%, यानी आम में 100% का इन्फ्लेशन आया है। और ये भी सही है कि अगर 10 साल पहले 10 रुपया है और आज यदि 100 है, आज यदि 20 रुपया है तो 100% का इन्फ्लेशन है। इस तरह से इसे निकाला जाता है। अब अगला टॉपिक है थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति। जिस प्रकार खुदरा महंगाई हम लोग देखे थे सांख्यिकी मंत्रालय निकालता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है कि ये जो थोक मूल्य सूचकांक है, ये जो थोक मूल्य सूचकांक है इसे वाणिज्य मंत्रालय निकालता है। भारत का जो वाणिज्य मंत्रालय है, जिसके मंत्री आज पीयूष गोयल हैं, उसी वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा थोक मूल्य सूचकांक निकाला जाता है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति निकाली जाती है। इसमें यह क्वेश्चन आ सकता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह निकाला जाता है। हम लोग को सिर्फ ये जानना है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा थोक महंगाई निकाली जाती है। और एक डिफरेंस और है CPI और WPI का, जहां CPI जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो वस्तु का भी निकाला जाता है और सेवा के आधार पे भी निकाला जाता है, यानी सर्विस के आधार पे निकाला जाता है।
सर्विस जैसे एक टीचिंग, ये भी एक सर्विस है, या फिर अगर कोई हम लोग जैसे कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो ये भी एक सर्विस में यानी टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो वस्तु और सेवा के आधार पे सीपीआई निकलता है, लेकिन डब्ल्यूपीआई केवल वस्तु के आधार पे निकाला जाता है। और मार्च के आधार पे जो डब्ल्यूपीआई है, मार्च के आधार पे जो डब्ल्यूपीआई है वो 14.55% है और ये प्रत्येक महीना बदलता रहता है। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व के अरबपति, एक पत्रिका है अमेरिका की फोर्ब्स पत्रिका, उससे संबंधित प्रश्न पूछता है कि फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर कौन है और भारत के सबसे अमीर कौन है। तो बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए या फिर पीसीएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो पहले हैं उनको जानना है और भारत में जो पहले हैं उनको जानना है। तो जो दुनिया के जो सबसे पहले हैं उनका नाम है एलन मस्क। स्पेस एक्स कंपनी के जो मालिक है एलन मस्क, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और अमेरिका के रहने वाले हैं। और ये जो डेटा है इसमें थोड़ा परिवर्तन आ गया है, ये जो डेटा है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। यानी कि जब बात किया जाएगा वर्ल्ड लेवल पे तो एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति होंगे जो अमेरिका के हैं, और भारत की अगर अब बात की जाएगी तो गौतम अडानी, गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं चौथे नंबर पे, 4th नंबर पे। ये डेटा लेटेस्ट है और प्रतियोगिता दर्पण का जो डेटा है वो ओल्ड हो गया है। तो अब यदि पूछा जाए कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है तो उनका नाम हो गया गौतम अडानी, जो गुजरात के रहने वाले हैं। यहाँ पे ये एक बात ध्यान देने का है कि अगर आप पेपर से जुड़े होंगे तो आपने एक न्यूज पढ़ा होगा कि कोरोना पीरियड में, यानी कि इन 2 सालों में गौतम अडानी का जो पैसा है, जो धन है, वो 160% के रेट से बढ़ा है। अब ये क्यों बढ़ा है, ये एक सोच का विषय है, डिबेट का विषय है। तो गौतम अडानी जो गुजरात के हैं और प्रधानमंत्री के काफी घनिष्ठ मित्र भी हैं, ऐसा कहा जाता है, चौथे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और मुकेश अंबानी 10वें नंबर पे आ गए हैं। अब एक क्वेश्चन है क्वार जल विद्युत परियोजना, क्वार जल विद्युत परियोजना। ये जो क्वार जल विद्युत परियोजना है वो जम्मू कश्मीर की है। पहले तो ये जान लेना है कि क्वार जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर की है। दूसरा ये जानना है कि ये चेनाब नदी पे या चिनाब नदी पे इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। पीटी के लिए इतना ही जानना है। आगे फिर हम लोग को ये देखना है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला के चिनाब नदी पे ये बनने वाली परियोजना है। किश्तवाड़ जिला अगर हम लोग नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जिला के संबंध में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा जो क्वार जल विद्युत परियोजना है वो जम्मू कश्मीर राज्य की है और चिनाब नदी पे ये परियोजना बनाई जा रही है। इससे ज्यादा हम लोग को नहीं पूछा जाएगा। अब अगला एक क्वेश्चन है औषधि योजना। यहां पे हम लोग देख रहे हैं औषधि योजना के बारे में, भारत सरकार की औषधि योजना। तो इसका शुरुआत अप्रैल 2022 में हुआ है, एक ये जानना है। शुरुआत किसने किया है, तो विमानपत्तन प्राधिकरण ने। विमानपत्तन प्राधिकरण जो है एयर अथॉरिटेटिव का जो विभाग है वो विमानपत्तन प्राधिकरण हिंदी में कहलाता है, उसने औषधि योजना की शुरुआत की है अप्रैल 2022 में। किसके लिए किया है, महिला के लिए, कारीगरों के लिए और शिल्प कारीगरों के लिए, उनके कला को प्रोत्साहित करने के लिए। यानी महिलाओं का जो
टैलेंट है, उनके अंदर का जो आर्ट है, उसको डेवलप करने के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक नई औषधि योजना लाई है, जिसकी शुरुआत इन्होंने अप्रैल 2022 में की थी। अब एक योजना है 100 निधि से समृद्धि योजना। 100 निधि से समृद्धि योजना, इसका शुरुआत 12 अप्रैल 2022 से किया गया है। ये एक डेट हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग देखते हैं अक्सर सड़कों के किनारे फल विक्रेता होते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो रोड वेंडर्स हैं, जिनके पास आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा साधन या सुविधा नहीं है, उनको ध्यान में रखते हुए कोरोना पीरियड में ही समृद्धि योजना लाई गई थी और उसी योजना का विस्तार है 100 निधि से समृद्धि योजना। यहाँ पे लिखा हुआ है सड़कों के किनारे फल सब्जी या उत्पादन बेचने वाले या रेहड़ी वालों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए 100 निधि से समृद्धि योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2022 से की। हालांकि ये 2020 में भी हुआ था, उसका ये विस्तार है 100 निधि से समृद्धि योजना। यानी कि जो भी रोड वेंडर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक लोन योजना लाई गई है और उस लोन को काफी कम ब्याज पे दिया जाता है केंद्र सरकार की मदद से। अगला एक योजना है अटल इनोवेशन। अटल इनोवेशन की शुरुआत अटल इनोवेशन की शुरुआत 2016 में हुई। ये एक वर्ड हम लोग को ध्यान रखना है। और ये अटल इनोवेशन मार्च 2023 तक ये जारी रहेगा, यानी कि अगले वर्ष तक ये जारी रहेगा। और ये अटल इनोवेशन लाया क्यों गया? इनोवेशन के कल्चर को बढ़ाने के लिए भारत में जो इनोवेशन का कल्चर है, यानी कि आप कुछ यदि नया करना चाहते हैं तो अटल इनोवेशन इसमें आपको मदद कर सकता है। यानी कि अगर आप कोई चीजों का स्टार्टअप करना चाहते हैं तो अटल इनोवेशन मिशन इसमें आपको मदद कर सकता है। तो देश में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, यानी कि यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं जो पहले नहीं है, आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ये मिशन आपको इसमें मदद कर सकती है। अब अगला क्वेश्चन है हेलीकॉप्टर से संबंधित। हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार की एक हेलीकॉप्टर सेवा थी जिसका नाम है पवन हंस। ये भारत सरकार के स्वामित्व वाली ये एक हेलीकॉप्टर सेवा थी, जिसमें भारत सरकार और ओएनजीसी मिलकर इस सेवा को देश को प्रोवाइड करती थी, जिसमें 51% सरकार की हिस्सेदारी थी और इस हिस्सेदारी को हमारी मोदी सरकार ने बेच दिया है। यानी कि एक सरकारी स्वामित्व वाली जो कंपनी थी पवन हंस, जो हेलीकॉप्टर सेवा भारत में प्रोवाइड करती थी, उसे स्टार 9 मोबिलिटी कंपनी है, स्टार 9 मोबिलिटी कंपनी, उसको बेच दिया गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पवन हंस क्या है, तो बताना है हम लोग को कि हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनी का नाम पवन हंस है, जिसमें 51% भारत सरकार का हिस्सेदारी था और उस हिस्सेदारी को भारत सरकार ने स्टार 9 मोबिलिटी को बेच दिया है। अब अगला टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो एक क्वेश्चन है विदेश मंत्रालय का। विदेश मंत्रालय के सचिव कौन है? इसमें ये एक नई नियुक्तियां की गई है, उनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा अभी विदेश मंत्रालय के मुख्य सचिव हैं। अभी जो विदेश मंत्री हैं वो भी कभी विदेश सचिव हुआ करते थे, एस जयशंकर, जो आज के विदेश मंत्री हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे विजय सांपला के बारे में। ये पहले केंद्रीय मंत्री थे 2014 के समय में, और वो अभी एससी आयोग के अध्यक्ष बने हैं। जैसे कि एक होता है एससी और एक होता है एसटी।
एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित जाति, और एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, यानी कि ये मूल निवासी है भारत के। तो एससी आयोग भी है भारत में और एसटी आयोग भी है भारत में। तो अभी एससी आयोग में, शेड्यूल कास्ट आयोग में विजय सांपला को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो विजय सांपला है। और विजय सांपला कभी पंजाब से संबंध रखते थे और ये केंद्र सरकार में मंत्री भी थे। और जितना भी ये आयोग होता है वो राष्ट्रपति के अनुसार नियुक्त होता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला नाम है सुमन कुमार बैरी। हम लोग जानते हैं कि 2015 में योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाया गया। इसमें एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, और एक उपाध्यक्ष होता है, और ये उपाध्यक्ष समय समय पर परिवर्तित होता है। तो अभी जो उपाध्यक्ष हुए हैं उनका नाम है सुमन कुमार बैरी। सुमन कुमार बैरी अभी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष मनोनीत हुए हैं, नियुक्त हुए। मनोनीत शब्द कहना सही नहीं है। सुमन कुमार बैरी नीति आयोग के ये नए उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद अब अगला है यूपीएससी से संबंधित। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के सबसे युवा कुलपति कभी थे महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, जो महाराष्ट्र में है। उसके वाइस चांसलर थे मनोज सोनी। मनोज सोनी को यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि यूपीएससी के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम होगा मनोज सोनी। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का। अभी अल्पसंख्यक मंत्रालय में भी परिवर्तन आया है। अल्पसंख्यक मंत्री जो हमारे नकवी साहब थे, उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ और उनके जो बचा हुआ कार्यकाल को फिलहाल स्मृति ईरानी को दिया गया है, क्योंकि स्मृति ईरानी भी पारसी से शादी करने के कारण जो भारत का जो परंपरा है उसके अनुसार पारसी हैं, और इस कारण उन्हें अल्पसंख्यक आयोग का मंत्री बनाया गया। और यहाँ पे क्वेश्चन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। तो अक्सर होता क्या था कि जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है उसमें नियुक्ति किसी मुस्लिम की ही होती थी, लेकिन ये पहली बार है कि इस ट्रेंड को बदला गया है। और इस बार एक सिख को, यानी इकबाल सिंह लालपुरा को, ये आईपीएस ऑफिसर थे इकबाल सिंह लालपुरा जो पंजाब के रहने वाले हैं, उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद है अजय सूद। ये सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार है। वैज्ञानिक शब्द छूट गया है। सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय सूद, और अजय सूद को अभी भारत सरकार का वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है। एक शब्द है नैसकॉम। ये सॉफ्टवेयर, भारत में जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनी जैसे कैपजेमिनी वगैरह है, उन सॉफ्टवेयर कंपनी का एक बोर्ड होता है, एक ग्रुप होता है। उसी सॉफ्टवेयर कंपनी के ग्रुप को नैसकॉम बोला जाता है, और उसके नए चेयरमैन बने हैं कृष्णन रामानुजन। कृष्णन रामानुजम को नैसकॉम का चेयरमैन बनाया गया है। एन से नेशनल, ए से एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, यानी कि जो सॉफ्टवेयर की जो सर्विस कंपनी है उसका एक ग्रुप है नैसकॉम, और उसके चेयरमैन बने हैं कृष्णन रामानुजन।
अगला क्वेश्चन है सेना से जनरल मनोज पांडे। हमारे जो जनरल मनोज पांडे है थल सेना के प्रमुख बने हैं। इसमें एक चीज ये जानना है कि जो जनरल मनोज पांडे हैं थल सेना के जनरल बनने वाले पहले इंजीनियर भी हैं। ये इंजीनियर पहले थे, उसके बाद जनरल बने और आज वो जनरल हैं, जनरल मनोज पांडे, भारतीय थल सेना के प्रमुख। अब पुरस्कार से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। एक है कुष्ठ निवारण हेतु वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार भूषण कुमार और कृष्णा ट्रस्ट को दिया गया है। यहां पे एक चीज जानना है कुष्ठ के बारे में। ये एक बीमारी होती है जिसको इंग्लिश में लेप्रोक्सी कहते हैं और प्रत्येक 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष कुष्ठ रोग निवारण दिवस भारत में मनाया जाता है और कुष्ठ निवारण के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है, गांधी पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। और इस वर्ष कुष्ठ निवारण के लिए जो पुरस्कार मिला है वो भूषण कुमार को और एक ट्रस्ट है कृष्ण ट्रस्ट, उसे दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि जो हमारे महात्मा गांधी थे उनका एक सामाजिक आंदोलन भी चलता था और उस सामाजिक आंदोलन में वो अपना एक काफी समय कुष्ठ रोगियों के लिए बिताते थे। इसलिए जिस दिन वो शहीद हुए थे 30 जनवरी को, उसी दिन कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी भारत में मनाया जाता है। तो उन्हीं के नाम पे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार भूषण कुमार और कृष्ण ट्रस्ट को इस बार दिया गया है 2021 का। अगला क्वेश्चन है एक महिला थी चमेली देवी, वो जैन धर्म से संबंधित है और वो जो महिला है भारत में जो जैन धर्म है उनकी पहली स्वतंत्रता सेनानी है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया है 2021 में, 2021-22 में आरिफा जोहरी को। ये जो आरिफा जोहरी हैं उनको चमेली देवी पुरस्कार दिया गया है और ये चमेली देवी स्वतंत्रता सेनानी थी और जैन धर्म से संबंधित पहली महिला हैं जो जेल गई थी। तो चमेली देवी पुरस्कार आरिफा जोहरी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो लंदन के द्वारा दिया जाता है और भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदी भाषी किसी पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है और उस साहित्यकार का नाम है गीतांजलि श्री। ये गीतांजलि श्री उत्तर प्रदेश में एक जिला है मैनपुरी, जहां के मूल रूप से रहने वाले हमारे मुलायम सिंह यादव हैं। तो मैनपुरी की रहने वाली है गीतांजलि श्री। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है रेत समाधि और इस रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद डैजी ने किया है। रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद डैजी ने किया है और इसी पुस्तक को इस बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है और गीतांजलि श्री हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली है। अब अगला क्वेश्चन है के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार। देखिए के बिरला फाउंडेशन जो होता है, के बिरला फाउंडेशन वो मुख्यतः 3 पुरस्कार देता है। के बिरला फाउंडेशन 3 पुरस्कार देता है। एक सरस्वती पुरस्कार, एक बिहारी पुरस्कार और एक व्यास पुरस्कार। ये 3 पुरस्कार भारत में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो के बिरला फाउंडेशन का जो सरस्वती पुरस्कार है वो राम दरस मिश्रा को दिया गया है 2021 का। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम दरस मिश्रा को सरस्वती पुरस्कार दिया गया है
2 अन्य पुरस्कार यहाँ पे व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को यहाँ सरस्वती पुरस्कार के बारे में जानना है कि सरस्वती पुरस्कार इस बार किसे दिया गया है। तो मिश्रा जी यानी कि राम दरस मिश्रा को इस बार दिया गया है सरस्वती सम्मान, और के बिरला फाउंडेशन सरस्वती पुरस्कार को बिहारी सम्मान और व्यास सम्मान देती है। अब खेल का एक अवार्ड है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। ये काफी नामी गिरामी अवार्ड है, हालांकि ज्यादा चर्चा में रहता नहीं है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022। तो इस बार जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है वो फॉर्मूला 1 एक चैंपियन है, उनको मिला है। फॉर्मूला 1 चैंपियन जो है उनको मिला है लॉरियस वर्ल्ड अवार्ड। अमेरिका के हैं ये। लॉरियस वर्ल्ड अवार्ड फॉर्मूला 1 चैंपियन को इस बार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर के देहांत के बाद मंगेशकर फाउंडेशन ने लता मंगेशकर पुरस्कार, दीनानाथ इनके पिता का नाम है, लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ है, तो लता मंगेशकर पुरस्कार इस बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहली बार मिला है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट से संबंधित विजडन का। एक हम लोग को सब ध्यान में रखना है विजडन। ये एक पत्रिका है, पहले तो ये ध्यान रखना है, ये पत्रिका है, लंदन से प्रकाशित होती है और प्रति वर्ष पुरुष और महिला को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड देती है। तो इस बार जो ये पुरस्कार मिला है जो रूट को मिला है। इंग्लैंड के प्लेयर हैं जो रूट, उनको विजडन पुरस्कार मिला है। हमारे राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर वगैरह को भी मिला हुआ है जो रूट। और दक्षिण अफ्रीका की एक प्लेयर हैं लिजेल ली, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, लिजेल ली को ये पुरस्कार मिला है। लगभग 150-200 साल से ये पत्रिका निकल रही है। क्रिकेट का बाइबल इस पत्रिका को कहा जाता है। अब संगीत के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। जॉन और एक महिला है ओलिविया, उनको दिया गया। एक पुरुष है जॉन और एक महिला है ओलिविया, उनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। एक एकेडमी है अमेरिका की, रिकॉर्डिंग एकेडमी, यही अमेरिका की जो रिकॉर्डिंग एकेडमी है ये ग्रैमी पुरस्कार देती है। तो यहाँ पे जून महीने का प्रतियोगिता दर्पण खत्म हुआ। अगले बार जुलाई या अगस्त का जब हम लोग प्रतियोगिता दर्पण देखेंगे तो ये कंप्लीटली जो प्रतियोगिता दर्पण पेज का जो फॉन्ट होता है उसके मदद से देखेंगे, ताकि जो ओरिजिनल सोर्स है उससे हम लोग को स्ट्रेट फॉरवर्ड जानकारी मिले। अब हम लोग मिलेंगे प्रतियोगिता दर्पण के जुलाई और अगस्त के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।